founder of Jainism, what were his teachings? Please concise and precise. कौन थे फाउंडर जैनिज्म के और क्या है इनकी टीचिंग? मैंने पूछा कौन है फाउंडर जैनिज्म के? Who was the founder of Jainism? सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म अगर पूछे तो ऋषभ देव की तरफ ध्यान जाता है फाउंडर ऑफ जैनिज्म, क्योंकि जैनिज्म तीर्थंकारा सिस्टम है। महावीर जैन के आने के बहुत साल पहले महावीर जैन जिनको फॉलो करते रहे शुरुआत में, वो निर्ग्रंथास थे। और निर्ग्रंथास कौन हुआ करते थे? जो जैसे 200 साल पहले जो संप्रदाय भारत में चल रहा था, जिसे शुरू किया था पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकार थे। तो मुद्दे की बात यह है कि एक हिरार्की ऑफ तीर्थंकारास है, जिनमें 24वें तीर्थंकारा हैं महावीर। तो जैनिज्म बहुत पहले से शुरू हो रखा है। यही डिफरेंस है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में। बुद्ध एक रिलीजन के फाउंडर हैं और जैन एक रिलीजन के प्रोपगेटर हैं। दोनों में डिफरेंस है इस बात का। तो सेकंड एस्पेक्ट, अगर ये जिन शब्द से जो नोमेनक्लेचर आता है, जिन से जना, इस वर्ड की अगर आप फाउंडेशन पूछ रहे हैं तो फिर महावीर जैन है, क्योंकि जिन वो है जिसने कैवल्य प्राप्त किया है। और कैवल्य मने आपने ऑल वैंक्विशर, यू आर ऑल ट्रियम्फ, आप अरहंत हैं, अरिहंत। आपने अपने डिजायर को खत्म कर दिया है और अब आप जीत गए, इविल्स को खत्म कर दिया है। तो ये एक एस्पेक्ट है, इस हिसाब से आप जैन हैं। अनदर इनकी टीचिंग, जैसा हिमांशु ने आपको समझा दिया कि 5 चीजें आपको फॉलो करनी है, उन्होंने आपको समझा दिए, और 3 त्रिरत्नों का आप फॉलो करें। इसको अब डेप्थ में कल के लेक्चर में आप पढ़ेंगे सारा कुछ। अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले एक लेक्चर दिया था मैंने जैनिज्म का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली चीजें आपको सारी समझा दी गई थी कि जैनिज्म ये कहता है कि यूनिवर्स जो है ये एक एटर्नल एस्पेक्ट है, साइकिल्स के थ्रू गुजरता है, एक संसार चक्र है जिसमें आपका बर्थ रीबर्थ होता ही रहेगा। इस संसार चक्र से आपको मुक्ति चाहिए, लेकिन आपकी सोल जो है वो बाउंडेड है विद द ग्रीड, विद द डिजायर्स, विद द इविल्स। उसको लिबरेट कराना है, तभी आप इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो उसको लिबरेट आप कैसे करा सकते हैं? राइट नॉलेज के साथ, राइट एक्शन के साथ, और राइट पर्सपेक्टिव, राइट ऑब्जर्वेशन, इन चीजों के साथ। दैट इज त्रिरत्ना। तो इनका फॉलो करिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल इज इम्पोर्टेंट, ऐसा जैन कहते थे। तो हर चीज में हर चीज में जीवन है, यानी कि जानवर में, पशु पक्षियों में, मनुष्य में, नदियों में, पहाड़ों में, पत्थर में, कंकड़ में, हर चीज में लाइफ है, ऐसा जैन का मानना था। स्टॉप। व्हाट वर हिज टीचिंग्स? हु वाज द बुद्धा? व्हाट वर हिज टीचिंग्स? देखिए, बुद्ध जो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और माता का नाम है महामाया, जिनकी डेथ हो जाएगी और फिर इनकी नेक्स्ट मदर बनेगी महाप्रजापति गौतमी। ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड एस्पेक्ट इनके बारे में क्या है? ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। थर्ड एस्पेक्ट, इन्होंने 29 ईयर्स की एज में घर त्याग कर दिया, जिसे द ग्रेट गोइंग फॉर्थ, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो हॉर्स के सिंबल से सिम्बलाइज है। उसके बाद इन्होंने 7 वर्ष तक तपस्या की, जिसमें इनको फाइनली बौद्ध गया में प्रॉपर एनलाइटनमेंट होती है। और उस एनलाइटनमेंट के बाद इन्होंने सारनाथ में 5 लोगों को पहला सबक दिया है, सरमन दिया है। यह है धर्म चक्र प्रवर्तन, द राउंड ऑफ द ग्रेट व्हील ऑफ धर्म। ये चीजें जानी जाती हैं बुद्ध के बारे में। ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध हुआ, द एनलाइटेंड। उसके पहले इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, इन्हें गौतम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने क्या कहा? एक्चुअल में इनका मानना था कि 4 सत्य हैं जीवन के। सबसे पहला सत्य है कि लाइफ फुल ऑफ सॉरो है। दूसरा सत्य है सॉरो का रीजन है डिजायर, दैट इज सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट, डिजायर से मुक्ति मिल सकती है अगर आप सोल को प्योर कर लें, और इसे हम क्या कहते हैं? एक तरह से निर्वाण प्राप्त करना। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? निर्वाण प्राप्त करने के लिए 8 मार्ग फॉलो करने पड़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग। तो 4 सत्य हैं, 4 सत्य को आइडेंटिफाई करके 8 मार्ग फॉलो करिए। तो ये जैनिज्म के एक्सट्रीम असेटिसिज्म
और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, और हिंदुइज्म के एक्सट्रीम मटेरियलिज्म और वायलेंस के बीच में आते हैं मध्यम मार्ग, न एक्सट्रीम असेटिज्म न एक्सट्रीम मटेरियलिज्म, एक दोनों चीजों को मॉडरेट करो और बीच में चलो। तो ये इनके बारे में मिडल पाथ इन्होंने दिया, मध्यम मार्ग इन्होंने दिया। ये बहुत स्ट्रांगली लोगों के साथ कनेक्टेड थे, ये बात है। इसमें भी 3 रत्न एग्जिस्ट करते हैं, वो है बुद्ध द एनलाइटेंड, धम्म द डॉक्ट्रिन, संघ द कंडक्टर। तो बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ में? अभी के लिए इतना, लेक्चर होगा तो बहुत कुछ पता चलेगा। What helped Buddhism? What, this is very important. What helped Buddhism to become popular? What part did the monasteries and the teachers play in the spread of Buddhism to distant lands? Name a few of the countries to which Buddhism spread. Very good. Buddhism popular क्यों हुआ? टीचर्स और मोनेस्ट्रीज ने क्या रोल प्ले किया इसे डिस्टेंट लैंड तक ले जाने के लिए? और नेम अ फ्यू ऑफ द कंट्रीज टू विच बुद्धिज्म स्प्रेड। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने शूद्र और वुमेन की सोशल लाइफ में कोई चेंज नहीं लाया। ये सिर्फ इक्वलिटी तब आती थी जब आप संघ का हिस्सा बनते थे, मोनेस्टिक लाइफ का। और संघ का हिस्सा बनने के बाद आपको ट्रेड छोड़ना है, कॉमर्स छोड़ना है, वेल्थ अकुमुलेट नहीं करना है, आपको जरूरत से ज्यादा आहार नहीं लेना है। ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं पार्शियल सेलिबेसी से जुड़ी है वो आपको फॉलो करनी होती थी, जो किसी भी तरह से ट्रेड, कॉमर्स और एग्रीकल्चर में रोल प्ले नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कभी भी इसको इसमें में ना लें। बुद्धिज्म का और जैनिज्म का क्रिटिसिज्म ही ये है कि इन्होंने कभी भी वर्ण सिस्टम पे अटैक नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ उसे अपोज किया है। और इसका कारण ये है कि इन्होंने डेटर को डेट मुक्त होने के बाद, स्लेव को अपनी ड्यूटीज मुक्त होने के बाद एंटर होने को कहा, और वुमेन को अपने फादर और हस्बैंड की परमिशन लेने के बाद आने को कहा है। इन 3 सिचुएशन के अलावा ये तीनों नहीं ज्वाइन कर सकते थे। और उनकी जो समाज में परिस्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया अनलेस अनटिल कि वो मोनेस्ट्री के अंदर है। एक बार मॉन्क और नन बन जाने के बाद एवरीवन वाज इक्वल, बट उनकी फैमिली 4 मेंबर हैं, 2 शूद्र मोनेस्ट्री में आ गए, 2 शूद्र घर में रहते हैं। उनके वहां पर गांव में या शहर में उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने कभी वर्ण सिस्टम को अटैक नहीं किया है। जैन ये कहते थे कि आपके इस जन्म के जो सिचुएशंस डिसाइडेड हैं, आप अगर लोअर रैंक में आए हैं तो ये पूर्ण जन्म की वजह से है। और हमें ये पता लगता है कि ये जाति प्रथा के उस लेवल पे विरुद्ध नहीं थे, क्योंकि बुद्ध और जैन जातक कथाओं में जितने भी जन्म लेते दिखाए गए हैं, इन्होंने सिर्फ हायर 2 वर्णास में जन्म लिए हैं। कभी ब्राह्मण बन के, कभी क्षत्रिय। इन्होंने कभी किसी लोअर वर्ण में जन्म नहीं लिया, जबकि विष्णु लोअर वर्ण में जन्म भी लिए हैं 10 अवतार में। तो मुद्दे की बात यह है कि एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सभी कोलैबोरेट होके काम करें। ये इकोनॉमी का कंसेप्ट दैट वाज करेक्ट, ये असर्शन है। बट बुद्ध और जैन ने ऐसा माहौल दिया कि सभी को एकोमोडेट होके काम कर सकें। कास्ट सिस्टम और रिजिड हुआ, कास्ट सिस्टम और स्ट्रांग हुआ, और इनइक्वालिटीज और बढ़ी हैं, सिचुएशन और डिग्रेड हुई है। ये बात आपको समझ के चलना है, क्योंकि इससे नॉन वायलेंस रुका तो एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ, और उसमें ग्राम भोजक और जो पहले घर का एल्डर था वो गृहपति बन गया, द बिग एंड वेल्दी पर्सन। फिर श्रेणी और श्रेष्ठियों को ज्यादा समर्थन मिला बुद्ध और जैन का, क्योंकि नॉन वायलेंस की वजह से वॉर नहीं हुई, कॉइन्स आ गए थे तो इनके पास हाई लेवल पे वेल्थ अकोमुलेट हुई। इनफैक्ट जो ब्राह्मणिज्म अपोज करता था ब्याज और सूद के कारोबार को, इन्होंने कभी उसको अपोज नहीं किया, और बुद्ध की दोस्ती उनके साथ थी जो श्रेणी और श्रेष्ठी थे, जो ब्याज का काम करते थे, तो वो बैंकर और हाई लेवल पे स्ट्रांग हुए बड़े पैमाने पर। और तीसरी बड़ी बात, इस समय में प्रोस्टिट्यूट्स बड़े बड़े पैमाने पर जन्म ले गई थी, क्योंकि ट्राइबल स्ट्रक्चर टूटा है, नई रिजिड सोसाइटी बनी है, बहुत सी वुमेन अपने घरों से एलिनेट हो गई। ब्राह्मणिज्म उनसे संबंध रखने की मनाही करता है, लेकिन बुद्ध का कई जगह बार आना जाना था आम्रपाली के घर पे। आम्रपाली बहुत फेमस है बिहार में, अगर आप जाएंगे तो। इससे पता लगता है कि ये गणिका, ये सूद का व्यापार, ये होटलों में खाना पाना, ये सारी चीजों की परमिशन बुद्धिज्म अलाउ कर रहा है, बट अटैक नहीं कर रहा है इस ऑर्डर पे कभी भी। तो मुद्दे की बात यह है कि वेल्दी सेक्शन है श्रेणी,
वेल्दी सेक्शन है, रूलर्स, पैट्रॉन्स जो इन्हें कर रहे हैं, और यही एट्रोसिटी कर रहे हैं वैश्य और शूद्रा के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट नहीं बोलता उस लेवल पर बुद्धिज्म, ये बात याद रखना। तो दोनों बातें अलग हैं। ये बात सही है कि साथ आना जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, बट बुद्ध जैन ने ऐसा करा दिया, ये ग्रॉसली इनकरेक्ट है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ओके, ये बात आप याद रखना। उनके पॉपुलर होने का रीजन, सबसे पहला रीजन, बुद्धिज्म ने उन एरियाज को चुना जो अभी फुली आर्यनाइज्ड नहीं हुए थे, जो अभी वर्जिन लैंड थे, जहां पे आर्यन रीजन उतना कंसंट्रेटेड नहीं था, यानी कि एक्सट्रीम उत्तर प्रदेश, नॉर्थ एंड साउथ बिहार रीजन, ये बुद्धिज्म की पॉकेट है, यानी कि मगध का इलाका, और ये सारे एरियाज, यहाँ पे अभी आयरनाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था, तो ये लोग जल्दी अडॉप्ट हो गए बुद्धिज्म के साथ। सोसाइटी इतनी ऑर्थोडॉक्स नहीं थी। सेकेंड एस्पेक्ट, बुद्धिज्म ने वैदिक परंपराओं का तो खंडन किया, जैसे रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, यज्ञ, लेकिन पॉपुलर कल्ट जो प्रिमिटिव थे उनको अडॉप्ट किया, जैसे कि वृक्ष की पूजा करना, पीपल की पूजा करना, जैसे कि माउंड बना देना मुर्दों का, उसकी पूजा करना, ये प्रिमिटिव सोसाइटी करती, ट्राइबल। इसकी वजह से बुद्ध को ऑटोमेटिकली एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन मिल गया जो इन प्रिमिटिव कल्ट की पूजा करते थे। ये सेकंड एस्पेक्ट बुद्ध को मिला। तीसरा, हाई लेवल पर लोकलाइज्ड लैंग्वेजेस का यूज करना, जैसे प्राकृत भाषा, जो संस्कृत का वो वर्जन था जो आम जनमानस बोलता है, जैसे पाली भाषा, ये भी संस्कृत का वो वर्जन था जो आम जनमानस बोलता है, तो इसको जोड़ना। चौथा, बुद्ध का कभी भी टेक्निकल उपदेश नहीं देना, हमेशा एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस से लोगों को रियलिटी रियलाइज कराना, तो बहुत बड़े फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स नहीं किया करते थे, लाइवली एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को समझाया करते थे। अनदर एस्पेक्ट, बड़े पैमाने पर बुद्ध का अपने टीचिंग्स को ऑर्डर वाइज अरेंज कराना मोनेस्ट्रीज के थ्रू, जैसे कि संघ बनाए गए, और संघ में मॉन्क एंड नन्स प्रॉपर टीचिंग लेके एवरी डे विलेज विलेज जाएंगे, लोगों को टीचिंग प्रमोट करेंगे, प्रोपगेट करेंगे बुद्ध के बारे में। और दूसरा, ये सोर्स ऑफ टीचिंग बना। भारत में वैदिक धर्म में ब्राह्मणों के अलावा अगर भयंकर नॉलेज किसी ने लोगों को दी है, बुद्धिज्म टीचिंग का एक सोर्स बना, तो लोगों को टीचिंग दी ब्रह्म के ज्ञान की और बाकी चीजों की, तो लोग बड़े पैमाने पर इसके साथ जुड़े। अनदर एस्पेक्ट, बुद्ध ने बड़े पैमाने पर नॉन वायलेंस को मना किया, तो नॉन वायलेंस मना करने से ट्रेडर कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी ऑटोमेटिकली साथ आएगी। बुद्ध ने कभी ब्याज का खंडन नहीं किया, ब्याज के बारे में जिक्र नहीं किया, तो मर्चेंट्स और श्रेणी आएंगे। फिर बुद्ध ने जैनिज्म की तरह एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं किया, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एग्रीकल्चरिस्ट सेक्शंस भी आएंगे। बुद्ध वर्ण सिस्टम को मोनेस्ट्री में इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसकी वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आएंगे, और शूद्र और वुमेन जिनकी पोजीशन सोसाइटी में बहुत खराब है, चुपचाप नन बन जाओ तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नन बन के अपनी पीसफुल लाइफ लीड कर सकते, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट क्या है, डेमोक्रेटिक। बुद्ध को बड़े पैमाने पर नए नए रूलर्स का समर्थन मिला, जिसमें अशोक इंपॉर्टेंट था। अशोक के समय में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तीसरी काउंसिल, और अशोक ने ही बड़े लेवल पर उस समय श्रीलंका मिशन भेजा था बुद्धिज्म का प्रमोट करने के लिए, अपने बेटे महेंद्र को भेजा था। इसके अलावा बाद में कनिष्क का सपोर्ट बहुत मिला, और कनिष्क के समय चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, और कनिष्क ने कोरिया, चाइना और जापान मिशन भेजा था बुद्धिज्म का। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कनिष्क के समय ही बुद्धिज्म के नए फॉर्म्स बने, जैसे महायान। और इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो 7th सेंचुरी एडी के दौरान बड़े पैमाने पर वज्रयान का जन्म हुआ, जिसे बाद में बंगाल के पाला रूलर्स ने बंगाल और बिहार के इलाके में बहुत समर्थन दिया, और पाला रूलर्स ने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया। तो कुल मिला के इस तरह के रॉयल पैट्रॉन्स मिलना बहुत जरूरी है। श्रेणियों और श्रेष्ठियों का बहुत समर्थन मिला, बहुत लिबरल वे में चैत्य मिले, विहाराज मिले, बड़े वे में स्तूपास बनाए गए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू काम हुआ। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो समय पर आते रहे, जिसमें बोधिसत्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और महायान आने के बाद बहुत रैपिडली फैला है बुद्धिज्म, और बोधिसत्व नाम के टीचरों ने बहुत बड़ा काम किया। मॉन्क्स एंड नन्स का ऑर्डर में रहना, और बुद्ध के कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस रहे। दैट्स इट। देना जरा, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रिलीजियस सेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। ईस्ट इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी में नए नए रिलीजियस सेक्ट्स के जन्म होने का रीजन अब आपको क्लियर है ना? हमने अभी डिस्कस किया, इसमें क्या कुछ नया कोई ऐड कर सकता है?
रिलीजियस सेक्ट्स का जन्म होना स्टॉप। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया माने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ और साउथ बिहार का इलाका। इस समय में नए सेक्ट यहाँ पे क्यों जन्म लिए? इसका सिंपल रीजन ये है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ग्रोथ करने से क्या हो जाता है, अगर हम ध्यान से देखें तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ग्रो करने से आयरन प्लॉशेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जोन है, फॉरेस्ट डैम्प हैं और उन्हें क्लियर करने के लिए यू नीड आयरन, और ऐसी सॉइल को टिल करने के लिए आयरन प्लॉशेयर को खींचना पड़ेगा बुलॉक से, और बुलॉक की बलियां दी जाती हैं सेक्रीफाइसेस में, तो उनकी कमी से प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेगमेंट को। और नए बनते महाजनपदास, उनको न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो कि पेरेनियल चाहिए सारा साल, जिसकी वजह से वो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रख सकें, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के साथ, इसलिए नए सेक्ट आ रहे हैं जो नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे में इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और इसमें और भी बहुत से सेक्ट हैं, टोटल 67 सेक्ट्स हैं। इसमें आजीवक इंपॉर्टेंट है, लोकायत इंपॉर्टेंट है, उच्छेदवाद एक सेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलेशनिज्म कहा जाता है इसे, और ये सब आप पढ़ोगे, कल मैं आपको सारा कराऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस रीजन में ये सब डेवलप होने का क्या रीजन है? ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, नए टाउन्स डेवलप हुए हैं, उनमें नई सिटी लाइफ है, उसमें वर्ण सिस्टम जो है वो नए तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि कॉइन्स आ गए, कॉइन्स आने से वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इससे सोशल इनइक्वलिटीज हैं, और ऐसे में वैश्य को काफ़ी इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक सिचुएशन मिली है, और अब वो सोशल सिचुएशन एट पार चाहता है ब्राह्मणा के, ये एक बात है। दूसरा, टाउन्स के आ जाने से अब एक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्डर्स सारे ब्राह्मणा हैं, और जो रूलर है क्षत्रिय वो भी इस फाउंडेशन से कहीं ना कहीं मुक्ति चाहता है। इस बदलते परिदृश्य में शूद्र की सिचुएशन और बिगड़ दी गई है, और इन शहरों में नया वर्ण ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। इस वर्ण ऑर्डर में शूद्र, जिसको कि इम्प्योरिटी से जोड़ा गया, पैरों से जन्म लिया माना गया, उसे किसी तरह से नॉलेज लेने के, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पोस्ट पे आने के, और कोई रिलीजियस डिस्कोर्स में एंटर होने की परमिशन नहीं है। वुमेन के साथ भी यही हो रहा है। तो ये सभी नए आइडियाज, नए क्वेश्चंस को ढूंढ रहे, नई चीजों में आना चाह रहे हैं। ठीक है। तीसरा, कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, ये पर्टिकुलर रीजन है जो अभी आर्यनाइज नहीं हुआ उस लेवल पर। इस रीजन में अभी जब आर्यंस एंटर होते हैं आयरन प्लॉशेयर के साथ, तो एक एडमिक्सचर होता है रेसेस का, और इसकी वजह से एक नई जील, एंथुसिज्म क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी एक्सपैंड होना चाहते हैं। ये पहली बात। दूसरा, कुछ लोग जो इस नई आई लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो अपनी पुरानी लाइफ को सर्वाइव करा लेना चाहते हैं, ये दूसरा लोग है। तीसरा लोग जो इस सारे वर्ण सिस्टम को, इस ऑर्डर में खुद को अडेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, नई जातियां, नए प्रथाएं इसमें आना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों से, इनके क्वेश्चंस, इनकी रेस्टलेसनेस, इनकी इम्पल्सिव एटीट्यूड को सेटल करने के लिए नए नए रिलीजन्स का इस समय में जन्म होता है, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी टीचिंग्स और उनका कंसेप्ट आपने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है, द 6th century BC इज रिमार्केबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यूमेरस रिलीजियन सेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एक्सप्लेन। ये अभी हमने किया। अगला है, हु वाज वर्धमान महावीर एंड व्हाट वर हिज टीचिंग्स। अभी वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर कौन हुआ करते थे? आपको पता है मगध के ऊपर एक वज्जी रिपब्लिक है, उसके 8 कॉन्फेडरेसी हैं, 8 हिस्से हैं, उन 8 में से एक है लिच्छवी, और लिच्छवियों के आगे छोटे छोटे चीफ हैं, प्रिंसिपैलिटीज, उनमें से एक प्रिंसिपैलिटी है जनात्रिका, और जनात्रिका प्रिंसिपैलिटी से बिलोंग करते हैं कौन? महावीर जैन, जो सिद्धार्थ के पुत्र हैं और त्रिशला के बेटे हैं। तो माता त्रिशला हैं, पिता सिद्धार्थ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जन्म होता है कुंड ग्राम में, जिसे आज क्षत्रिय कुंड कहा जाता है या बसाहड़ कहा जाता है, इन जगहों पर इनका जन्म होता है। अब जैसे ही इनकी एज होने लग जाती है, तो इनके पिताजी इनकी शादी करा देते हैं, और आपको पता है यशोधरा इनकी पत्नी है। एक पुत्री की प्राप्ति होती है इन्हें, 30 ईयर की एज में ये अपना गृह त्याग करते हैं, और शुरुआत में ये 6 साल तक एक पर्सन इनके साथ चला है जिसका नाम है गोसाल, जिसका पूरा नाम है मखली गोसाल। इसे ये नालंदा में मिलता है,
और मखली गोसाल नाम का ये पर्सन 6 ईयर इनके साथ रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द 6 ईयर वो इनको छोड़ता है और अपना एक नया सेक्ट बनाता है, आजीवक सेक्ट, आजीविका सेक्ट। तो मखली पुत्र गोसाल के द्वारा स्थापित किया गया। महावीर जैन को सबसे पहले अलग अलग वे में डिफरेंट डिफरेंट लोग चीजें सिखाते हैं, और सबसे पहले ये निर्ग्रंथाकारों को चुनते हैं, जो पार्श्वनाथ का स्थापित किया गया संघ सेक्ट था। निर्ग्रंथाकार इन्हें सिखाते हैं मेडिटेशन करना, या हाउ टू मेडिटेट। तो पहले ये मेडिटेशन करते हैं, इस तरह से बिहेव आगे बढ़ता है, सिस्टम आगे चलता जाता है। 13 साल हो जाते हैं और 13वें साल में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। नदी का नाम भी आप जानते हैं, सारा सिस्टम आपको पता है, मैंने बता दिया। राजवल्लभ के नदी जो बराकर नदी कहलाती है, साल का पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे इन्हें नॉलेज अचीव हो रही है। इस नॉलेज के बाद ये इसी बात को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अल्टीमेटली ये जो वर्ल्ड है ये माइजरी से फुल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सौरो है, और इसको ठीक किया जाता है 3 रत्नों को अपना करके। तो अगर हम बात करें वर्धमान महावीर के बारे में, यही बातें और यही टीचिंग अभी तक के लिए, बाकी कल के लेक्चर में आगे है। ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। ये फिर से वही क्वेश्चन, ओरिजिन कहाँ पर होता है इनका? लिच्छवी में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओरिजिन हुआ। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट आता है कि जैन ग्रंथास ऐसा कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया, लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि अदर कोई ग्रंथ इस बात को टेस्टिमनी नहीं देता कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया। तो फिर जैनिज्म कैसे ग्रोथ हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ? जैनिज्म स्प्रेड होने का तरीका है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट ईयर्स में मगध में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ता है, फैमिन, 12 साल का। ऐसे में एक सेक्शन ऑफ जैनिज्म डेक्कन चला जाता है साउथ में, और जब ये डेक्कन जाते हैं तब इन्हें पहली बार नीड फील होती है कंडक्ट में रहने की, ऑर्डर में रहने की, मोनास्टिक लाइफ में रहने की। अदरवाइज आपको पता हो तो जैनिज्म में मोनेस्ट्री सिस्टम को प्रमोट नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे कि महावीर जैन से अलग होने के बाद मखलीपुत्र गोसाल का आजीवक सेक्ट 200 साल तक जैनिज्म से ज्यादा सब स्ट्रांग रहा, इसको ज्यादा फॉलोअर्स मिले। जैन को कुछ भी फॉलोअर्स नहीं मिले, कुछ चुटपुट लोग ही इनके फॉलोअर थे, आजीविका सेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो क्योंकि मोनेस्टिक लाइफ इन्होंने बुद्धिज्म की तरह उस लेवल पे पहले फॉलो नहीं की, एक ऑर्डर क्रिएट नहीं किया मोनेस्टिक। ये जब भद्रबाहु की अध्यक्षता में मगध से आगे जाते हैं तब इन्हें अब टीचिंग्स की नीड है, तब इन्हें कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंडक्ट में रहना जरूरत है। तो ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई प्रिंसिपल्स और वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं दिगंबरास। ये साउथ जाते हैं, जब ये वापस मगध आते हैं तो वहां पर एक वर्ग है जिन इनके अकॉर्डिंग अब वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, वो है श्वेतांबरास, और वो स्थल बाहु या स्थल भद्र के अध्यक्षता में वहां बैठा है। तो इसके प्रमोशन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 3rd सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्र में एक काउंसिल होती है जैनियों की, और ये स्थल बाहु की अध्यक्षता में होती है। इस टाइम पहली बार जैन रिलीजन के जो ग्रंथ हैं उनको राइट डाउन किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके बाद 600 एडी में गुजरात के वल्लभी में फिर से टीचिंग एक काउंसिल होती है जैनियों की, और वहां पर फिर से इनके ग्रंथ कंपाइल होते हैं, और ये श्रमा की अध्यक्षता में हो रहा है। श्रमा, एक स्थल बाहु की अध्यक्षता में, एक श्रमा। ये 2 ही फेजेस आते हैं जैनिज्म की लाइफ में जब इनका टेक्स्ट कंपाइल किया जाता है। तो मुद्दे की बात यह है कि कभी भी जो दिगंबर हैं उन्होंने इन काउंसिल्स को या इन टेक्स्ट को कभी एडोर नहीं किया, कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, और वो हमेशा अपने सिस्टम के थ्रू ही आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे जैनियों के इसी सिस्टम को उड़ीसा में फॉलो किया गया, और 2nd सेंचुरी बीसी में खारवेल नाम का रूलर था जिन्होंने जैनिज्म अपनाया, और जैन की मूर्तियां भी वहां पे बनी हैं। उनकी वाइफ ने बड़े पैमाने पर वहां पे केव्स बनाई हैं जैनियों के लिए, और हमें हाथी गुम्फा की गुफाएं, उड़ीसा के कोस्टल एरिया से हाथी गुम्फा केव्स मिलती हैं जो जैनियों को दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो हाई लेवल पर कनिष्क के समय में मथुरा एक जैन सेंटर हुआ करता था, और जैनिज्म को बड़े लेवल पर मथुरा में भी प्रमोट किया गया, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। इसके बाद जैनिज्म फैल जाता है राजस्थान में और गुजरात में, और अगर आप ध्यान से देखें तो जो डेक्कन के और साउथ के रूलर हैं, चाहे वो चालुक्याज हैं, चाहे वो राष्ट्रकूटाज हैं,
चाहे वो कादम्बाज हैं, चाहे वो गंगाज हैं। तो चालुक्य, राष्ट्रकूटा, कादम्ब और गंग, इन सभी रूलरों ने जैन को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। चालुक्य रूलर कुमारपाल के समय में एक बहुत भयंकर हस्ती माने गए, जैसे चाणक्य है वैसे जैनियों में माने गए हैं हेमचंद्र। ये चालुक्य रूलर कुमारपाल के समय में हेमचंद्र हुआ करते थे, 12th सेंचुरी एडी की बात है। और हेमचंद्र की सलाह में आकर के कुमारपाल ने दोबारा से रिफॉर्म किया जैनिज्म को, दोबारा से रेजुविनेट किया जैनिज्म को। यही कारण है कि आज दिन तक भारत में जैनिज्म के जितने सेक्ट थे सारे एग्जिटीज ही हैं, खत्म नहीं हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रूलर्स का समर्थन इन्हें कंटिन्यूसली मिलता रहा, बड़े लेवल पे नहीं मिला पर मिलता रहा। उसके बाद राजस्थान के रूलरों ने इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट दी, जैसे 11th सेंचुरी के दौरान आपको सिद्ध राजा जयसिंह मिलते हैं, जो बड़े लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं इनको, जैनियों को। तो चाहे वो राजस्थान के रूलर्स हैं, चाहे गुजरात काठियावाड़ का इलाका है वहाँ के रूलर्स हैं, चाहे वो डेक्कन के रूलर्स हैं, सबका समर्थन है और सभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से पूरे भारत में ये अलग अलग रूलर के समर्थन से फैलते रहे हैं। और आपको तमिलनाडु, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, इन बड़े एरियाज में ये पाए जाते मिलते हैं। ओके, ये इनका पेनिट्रेशन है और अलग अलग रूलरों के थ्रू हमें पता लगता रहता है। बाकी कल के लेक्चर में डीपली give an account of Jainism. What did it contributes to Indian society? This is mind blowing question. इन्होंने इंडियन सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया? सबसे पहले बात करते हैं तो लैंग्वेज। बड़े पैमाने पर जैनिज्म भारत में वो अर्लीस्ट रिलीजन है जिसने एक तो वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट बोला, ये अर्लीस्ट रिलीजन जिसने वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट बोला, तो इसने एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी का जन्म करने की बात की। और ये सेक्ट हेट्रोजीनियस सेक्ट हैं, इन्हें हेट्रोजीनियस कहते हैं क्योंकि ये हर किसी को अपने अंदर लेना जानते हैं। तो एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्डर बताया जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं अपोज किया, ये पहली बात थी। वुमेन की सिचुएशन को इम्प्रूव किया गया क्योंकि जैनिज्म में वुमेन इक्वली लिए गए हैं। शूद्र की सिचुएशन को भी पहले के कंपैरेटिव में इम्प्रूव किया गया क्योंकि ऐसा कहा गया कि अपने परिश्रम से शूद्र में भी सारी क्वालिटीज हम देखते हैं और वो अगले बर्थ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट के थ्रू बन सकता है, वो भी कैवल्य प्राप्त कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। राइटिंग में अगर हम बात करें तो अब तक की एलीट क्लास के द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड करके प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया और महावीर जैन की टीचिंग्स बड़े पैमाने पर अर्धमागधी भाषा में थी, क्योंकि प्राकृत का ही एक वर्जन सुरासेनी है, एक वर्जन मागधी है, तो अर्धमागधी भाषा में बोला करते थे। अपभ्रंश का विकास किया, ग्रामर भी थी उसको स्टडी करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो राइटिंग में आम जनमानस की भाषा को प्रमोट किया, ये बड़ी बात थी। टीचिंग बड़े पैमाने पर दी, लोगों को एजुकेट किया, ये सेकेंड एस्पेक्ट था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो आपको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इमेजेस जो जैनिज्म से जुड़े हैं वो पटना के पास जगह है लोहानिया, लोहानिया में आपको मिल जाएंगे, वहां से मिली हुई मूर्ति। उसके बाद खारवेल की जो केव्स हैं वहां से बहुत अच्छे एविडेंसेस मिलते हैं। खारवेल के इंस्क्रिप्शन से भी पता लगता है जिन की मूर्तियां, और आपको पता है कि जिन मूर्तियां मगध रूलर महापद्मनंदा ले भी आया था वहां से, तो शुरू काफी समय से जैनिज्म वहां माना जा रहा है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप साउथ में जाएंगे तो कर्नाटका में आपको श्रवण बेलगोला और करकाला नाम की जगह में द बाहुबली इमेज दिखेगी, जो कौन है, गोमतेश्वर। तो गोमतेश्वर की मूर्तियां पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक मिरेकल है, इतनी बड़ी मूर्तियां कोई इमेजिन नहीं कर सकता उस पीरियड में। इसके बाद अगर आप जाएं तो राजस्थान में अबू धाबी पे दिलवाड़ा के टेम्पल्स हैं, अपने आप में कैरिस्मेटिक टेम्पल्स हैं वो दिलवाड़ा के मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सिद्ध राजा जयसिंह के द्वारा जोधपुर में भी रंगनगर के मंदिर बनाए गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप देखें तो चित्तौड़ पे एक एक पिलर लगा हुआ, एक टुरेट लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जैन का क्षितिज माना जाता है। तो चित्तौड़ किले के ऊपर ये इतना हाई लेवल पिलर अपने आप में आर्किटेक्चर में बहुत सुप्रीम चीज है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे आपको मंदिर, मूर्तियां बड़े पैमाने पर नजर आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से आगे निकल करके आते हैं, राइटिंग से आगे निकल करके आते हैं, पेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म की खासियत है कि जैनिज्म की मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स जो हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में है। वो क्यों रह गई मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में?
जब गुजरात में वल्लभी के एरिया में कंपाइलेशन हो रहा था 600 एडी के दौरान, तो जो पीपल का पत्ता रहता है, सॉरी सॉरी, जो पाल्म लीव रहती है, उस पे लिखने का काम किया जाता था। और पाम लीफ को गोल्ड सैंड के साथ या गोल्ड कलर के साथ पेंट कर दिया जाता था, वार्निश लगा दी जाती थी अच्छे से कि वो खराब ना हो। और यही चीज है जिसने बाद में जाकर के वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग स्टाइल को जन्म दिया, जिसमें वार्निश का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, गोल्ड डस्ट का या गोल्ड सैंड का पेंट करने की शुरुआत हुई। तो पेंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। इस तरह से भारत को कल्चर में, चाहे वो स्टैचू थे, चाहे आर्किटेक्चर है, केव्स आर्किटेक्चर है, लैंग्वेजेस हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बड़े लेवल पर बुद्धिज्म जैनिज्म की देन है। फिर एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी में सभी मिलजुल करके रहें, नॉन वायलेंस अहिंसा का कंसेप्ट दिया है, मटेरियल लाइफ को छोड़ने की बात कही गई है और सभी के रिस्पेक्ट करने की बात की गई, सभी में जीव है ये बताया है, और यूनिवर्सल एटर्नल है, ये साइंटिफिक कंसेप्ट सिर्फ जैनिज्म का है। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों में ये कहा गया है कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्ट हो, खत्म होता है, लेकिन कभी भी जैनिज्म ने ये नहीं कहा कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है। वो ऑलवेज एक बात कहता है कि यूनिवर्स एटर्नल है, इसमें साइकिल्स होते हैं, साइकिल हाई देन साइकिल लो, देन साइकिल हाई देन साइकिल हो, और हर साइकिल में, चाहे वो हाई है लो है, हर साइकिल में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 63 सलाक पुरुष होते हैं, ऐसा वो कहते हैं हर साइकिल में। और ये जो साइकिल है अभी हमारा, ये लो साइकिल है, डिक्लाइन साइकिल, 40,000 साल तक ये चलेगा, सभी बौने हो जाएंगे, सारा कल्चर भूल जाएंगे, आग जलानी भी नहीं आएगी, भूल चुके होंगे, गुफाओं में चले जाएंगे, और यहाँ से न्यू साइकिल शुरू होगा खत्म होने के लिए। फिर से अब साइकिल शुरू होगा, उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 63 सलाक पुरुष होंगे, द ग्रेट मैन, ये इनका मानना है। ओके, ये कल पता लगेगा। Given who was गौतम बुद्धा, state his teaching। तो गौतम बुद्धा कौन थे? गौतम बुद्ध के बारे में आप काफी कुछ जान गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी वन में, जो आज नेपाल में है, लेकिन तब शाक्यों की टेरिटरी के अंदर आता था। और ये कपिल वस्तु के शाक्य हैं। इनके पिता शुद्धोधन है, इनकी माता महामाया है। इनकी जन्म कब हो रहा था? जब इनकी माता अपने पिता के घर से वापस आ रही थी कपिल वस्तु, तो इनका रास्ते में जन्म होता है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इनकी माता मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। फिर इनको इनकी फॉस्टर मदर जो हैं वो इन्हें बड़ा करती हैं, अपब्रिंगिंग जिसे कहते हैं, वो है गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। इस तरह से इनका जीवन चलता है। इनका भी विवाह करा दिया जाता है। इनका पुत्र आता है राहुल, ही वॉज वेरी हैंडसम बॉय, और यंग है, उसको पता था 2000 साल बाद मूवीज में मेरा नाम बहुत यूज होगा। तो अपनी पत्नी, अपने बेटे और किसी चीज में इनका दिल नहीं लगता, क्योंकि पीस नहीं है। अचानक से घर से बाहर निकलते तो रातों रात ये निकले हैं, 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, महाविनिष्क्रमण कर दिया इन्होंने। घर छोड़ करके 7 बरस लगे हैं। शुरुआत में इन्होंने साथ लिया 5 ब्राह्मण असेटिक्स का, और उनको साथ लेके आओ, उन्होंने कहा हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे होता है। अब इनको लगा कि अकेले मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, इन्होंने बॉडी पे टॉर्चर लेना शुरू किया। उनके पीछे लग के, उनको तो प्रैक्टिस है, उनके पीछे लग के अन्न त्याग किया। ये उनके मित्र हैं, इनके मित्र हैं वो। एक दिन इन्होंने जब मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे, बस आहार भर भोजन लिया कि सर्वाइवल के लिए। उन्होंने देख लिया, कहते तूने भोजन खाया, इन्हें छोड़ के चले गए। कहते तेरा त्याग करते हैं, तू तो खा दिया तूने। उसके बाद ये लगे रहे, कहते मैं तो ज्ञान प्राप्त करूंगा। 49 डेज ध्यान में निकल गए एक दिन, और 7वां साल था ये, तो 49 डेज ध्यान में जाने के बाद आंखें खुली, अचानक से इन्हें ज्ञान मिल चुका है। ये नदियां, ये पेड़ सब डिस्कस करेंगे, जगह का ओल्ड नाम भी डिस्कस करेंगे। और ज्ञान मिलने के बाद ये दौड़े दौड़े जाते हैं उन्हीं के पास, और उन्हें सारनाथ में मिलते हैं 5 दोस्त। कहते बैठो तुम्हें बताऊं मैं क्या हुआ है मेरे साथ। जब ये उन्हें ज्ञान देते हैं तो वो कहते हैं मतलब ये क्या परिवर्तन हो गया तुम में? तो कह रहे धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, ये ज्ञान मुझे मिल गया है। तो फिर उसके बाद सारी दुनिया उन्हें मान लेती है, और सारनाथ आप सभी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट जगह है। इस तरह से बुद्ध की लाइफ है। जिस सारथी के साथ वो अपने नगर में निकले थे ना, जब उनका मन परेशान हो गया था, जिसमें उन्होंने एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत्यु और एक योगी जो चमक रहा था, ऐसे बैठा था मजे में,
वो कह रहे इसको क्यों नहीं कुछ हो रहा, योगी को, लोग मर रहे हैं, बूढ़ा हो रहे हैं, ये कैसा। तो उसके बाद वो सारथी का नाम था छन्ना, छन्ना लेके गया था इन्हें बाहर, माने पिता के मना करने के बाद भी। बाद में छन्ने का जो हाल किया होगा वो तो वो इतिहास जाने। छन्ने का कोई जिक्र उसके बाद खुदाइयों में पाया नहीं गया। चन्ना मेरे यहाँ तो कुल इसी से शायद ये वर्ड आया शायद, जो हर समय साथ रहता है, चन्ना, है ना, जो साथ घुमाता फिराता है बाहर, वो भी चन्ना, चन्न मैंने को मोड़ ले जाए, ऐसे करके वर्ड तो आप पंजाबी प्राकृत से ही निकली है। तो कुल मिला करके उसके बाद टीचिंग्स में वही बात, 4 सत्य और 8 मार्ग, मध्यम मार्ग, बाकी कल अभी छोड़ देते हैं। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। सोशल एस्पेक्ट क्या है बुद्धिज्म का? बुद्धिज्म का सोशल एस्पेक्ट ये है, बुद्धिज्म ने 2 तरह से लाइफ्स को प्रमोट किया है। वो 2 लाइफ कौन सी हैं? एक है बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करना, और आप बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करो और बुद्ध की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जियो। तो बुद्ध ने 10 कमांड दी हैं, 10 कमांडेंट्स। उनमें से जो फर्स्ट कमांड्स हैं वो हर बंदा फॉलो करेगा, लेकिन जो लास्ट की 5 कमांड्स हैं वो एक्सक्लूसिवली कौन फॉलो करता है? मॉन्क्स एंड नन्स। तो ये तरह से 2 वे में बुद्धिस्ट ने लाइफ डिवाइड कर दी। एक नॉर्मल डिवेलर जो घरों में रहता है, वो भी बुद्धिज्म हो सकता है, और एक जो मोनेस्ट्री में आके रहता है। अब ये सारी नॉर्मल सी बात है, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा नहीं करनी, किसी की प्रॉपर्टी को हथियाना नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना है। ये 5 चीजें हैं जो सबको फॉलो करना है, ये सारे। उसके बाद जो अगली बात आ रही है कि आपको परफ्यूम्स नहीं लगाना है, आपको कॉस्टली क्लॉथ नहीं लेने हैं, आपको प्रॉपर्टी एकोमुलेट नहीं करना है। इस तरह की चीजें सारी लास्ट के 5 में आ रही है। अब होता क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है बुद्धिज्म का? बुद्धिज्म ने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, तो नेचुरली इससे ट्रेडर और कमर्शियल क्लास इनके साथ जुड़ी। बुद्धिज्म ने नॉन वायलेंस को कंडेम किया तो एग्रीकल्चर भी जुड़े। बुद्धिज्म ने वर्ण सिस्टम को अटैक नहीं किया उतना, लेकिन अपोज किया। इसकी वजह से शूद्र भी है और वुमेन भी है इनकी मोनेस्ट्री में आई। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद भी बुद्धिज्म ने कभी भी ओपनली उस लेवल पर बात नहीं की है इन सारी डिस्क्रिपेंसीज पे। इसलिए इनको समाज में परिवर्तन लाने के लिए उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। इन्होंने एक सेक्शन ऑफ असेटिक्स क्रिएट किया जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से अलग था, और वहां पर चेंजेस बहुत बड़े पैमाने पर है। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में बहुत सी चीजें आपको कॉमन नजर आती हैं। जैसे सबसे पहली चीज कॉमन नजर आती है, दोनों ही एल्म्स पर जिंदा रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं। सेकंड एस्पेक्ट, दोनों ही कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो एक इनइक्वालिटीज की हायरार्की है उसे एड्रेस करते हैं, जैसे डेटर को, जैसे स्लेव को, जैसे वुमेन को, उसकी एक इंफीरियर पोजीशन को एड्रेस करते हैं। तीसरी बात, दोनों ही कहीं ना कहीं एक मोनेस्टिक लाइफ, हिंदुइज्म में भी इस तरह की मोनेस्टिक लाइफ, जंगलों में जाना है, अरण्यक में जाना है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना और आपको चीजें लेनी है, तो दोनों फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आ जाती है कि कुछ चीजें हैं। अब अगर ब्राह्मणिज्म के कंसेप्ट देखें तो उसमें 2 पर्सन्स हैं, आपस्तंभ और बौधायना। इन्होंने जो चीजें कही हैं उसमें रूल्स मिलते हैं प्रॉपर। आपस्तंभ और बौधायन सूत्र है, इनमें पता लगता है कि वो कैसे जिएंगे। अब आप एक नई अर्बन मॉडर्न लाइफ में हैं, ऐसे में आपको होटल और बाजारू खाने पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हिंदुइज्म में इसको टोटली कंडेम किया गया है कि आप बाजार में बना खाना, होटल में बना खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कंसेप्ट है। लेकिन बुद्धिज्म ने इसको प्रमोट किया है कि आप होटल पे और किसी और के बने खाने को, बाजार के खाने को खा सकते हो, और अर्बन लाइफ का ये बेसिस होता है। अर्बन लाइफ कभी डेवलप ही नहीं हो सकती, क्योंकि अर्बन लाइफ में माइग्रेशन है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे ट्रेवलर है, चाहे कोई इमिग्रेंट है, चाहे कोई पिलग्रिम है, चाहे कोई मर्चेंट है, देर इज ऑलवेज अ न्यू पीपल इन द सिटी। और होटल और उस लाइफ के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि बुद्धिज्म इसको प्रमोट करता है। आज भी अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे ना, आप मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी जाइए, कुछ पुरानी आंटियां, दादी जी मिलेंगी, दादाजी, जितना मर्जी लंबा सफर तय कर लो, अपना खाना लेके चलती हैं साथ, और अगर इमरजेंसी आ गई तो रास्ते में बनाती हैं, लेकिन गारंटी है कि बाजार से नहीं खाती। मेरे अपने रिलेटिव में है। इसके बाद ब्राह्मणिज्म में बौधायना साफ साफ कहता है कि ब्याज का पैसा बहुत बड़ा सिन है।
इसे अर्न करना बहुत बड़ा पाप है और ये वेल्थ का सोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो उनके मेन सपोर्टर्स, उनके मित्रगण ही श्रेणियों से थे, जो बैंकर थे, जो मर्चेंट थे, क्योंकि बढ़ती इकोनॉमी है, फ्लरिशिंग इकोनॉमी, अब पैसा आ गया है इकोनॉमिक सर्कुलेशन में, करेंसी आ गई तो ब्याज तो आएगा, क्योंकि मनी में वैल्यू होती है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वरना अर्बनाइजेशन नहीं होगा। तो ये वर्ग का भी समर्थन करते पाया गया है। और तीसरा मैंने बताया कि ट्राइबल सोसाइटी से हम अलग हुए हैं, हम एक रिजिड वर्ण सिस्टम सोसाइटी में आए हैं। ऐसे में जब भी कास्ट सिस्टम इतना रिजिड होता है फैमिलीज के अंदर, बहुत सी वुमेन एलिनेट होती हैं, छूट जाती हैं, खत्म होती हैं। जैसे स्मॉल एज में कोई विडो हो गई है, या चाइल्ड मैरिज हो गया तो उसका हस्बैंड डेथ कर गया है, कई रीजंस है जिसकी वजह से वुमेन एलिनेट होती है। जब हम ऐसी सोसाइटी में आते हैं तो उनके लिए क्या जगह है, उनके लिए जगह जैसे मंदिरों की सेवा करने वाली वुमेन है, जैसे राजघरानों में भी सर्विस देने वाली वुमेन है, उन सभी को अगर किसी भी इलिसिट एक्टिविटी में लगती हैं तो उन्हें गणिकाएं कहा गया है, गणिका, जैसे प्रोस्टिट्यूशंस में। और इसके बारे में ये कहा गया है ब्राह्मणिज्म में, बौधायना ये आप स्तंभ ये कहता है कि इनकी कंपनी करना ठीक नहीं, इनसे मेल जोल नहीं रखना, इन्हें रिलीजियस प्रोसेशंस में और इन्हें सोशल सेरेमनीज में नहीं लेकर के आना। लेकिन बुद्ध जो हैं, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध आम्रपाली से पाए गए हैं कि वो उसे सरमन्स देते हैं, उसे टीचिंग्स देते हैं। और बुद्ध क्लियरली कहते हैं कि संघ में गणिकाएं पूर्ण रूप से अलाउड हैं और उनकी पोजीशन एट पार हो जाएगी। और इतिहास गवाह है कि बहुत सी गणिकाओं ने, प्रोस्टिट्यूट्स ने बुद्ध संघ ज्वाइन किया है और अपनी लाइफ को डेवलप किया है, क्योंकि अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए उनको ये प्रोफेशन अपनाना पड़ा। बुद्ध कहते हैं कि आप उनकी पहले परिस्थिति बदलो, फिर देखो कि चरित्र का स्तर कितना है, तो वो संघ में आने के बाद होता है। इस तरह की देन समाज को बुद्ध ने दी है। व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ, शूद्र और वुमेन को एक डिग्निफाइड लाइफ दी संघ के अंदर, जिससे समाज में भी लोगों का विजन चेंज हुआ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया जिससे लोग बैलेंस कर पाए अपनी लाइफ को। मटेरियल लाइफ और एस्थेटिक लाइफ के बीच का रास्ता, डिजायर को कंट्रोल करने को कहा, पूरी तरह से त्याग देना, डिसकंट्रोल्ड वे में सिस्टम को आगे बढ़ाने की बात की। ये सारी सोसाइटी को बहुत बड़ी देन है। लैंग्वेज भी फिर इनकी देन है, कल्चर भी फिर इनकी देन है, वो सारी बातें इनकी देन। आगे है, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्प्रेड इन इंडिया एंड अब्रॉड? बुद्धिज्म इंडिया और अब्रॉड में स्प्रेड क्यों हुआ? मोनेस्टिक ऑर्डर इसका पहला आंसर है, संघ सिस्टम। फिर बहुत स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट मिलना अशोक से, और अशोक का दो पोता हुआ करता था संप्राति। संप्राति बहुत मेन पर्सन है, इसने बुद्धिज्म अपना भी लिया और बुद्धिज्म को स्प्रेड किया बड़े पैमाने पर। फिर कनिष्क का बुद्धिज्म को बहुत हाई लेवल पर आगे बढ़ाना, 100 सेंचुरी एडी कह रहा हूँ। फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर हर्षवर्धन का बुद्धिज्म को आगे लेकर के जाना, अपनाना। ह्योन सांग से हमें यह सब पता लगता है। फिर उसके बाद बंगाल के पाला रूलर्स का भी बड़े पैमाने पर इनको समर्थन मिलना, और पाला रूलर्स ने ही विक्रमशिला की स्थापना की है, याद रखना, विक्रमशिला। और पाला रूलर्स ने ही नालंदा को बड़े पैमाने पर फंड दिए हैं, कई विलेजेस दान में दिए हैं, सपोर्ट किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर और उनका साथ मिलना, अलग अलग कंट्रीज में अम्बेसीज भेजना, यहाँ से इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स के थ्रू बुद्धिस्ट मॉन्क्स का और नन्स का अफगानिस्तान, तिब्बत और सेंट्रल एशिया तक जाना, वहाँ से ट्रेवलर्स का क्यूरोसिटी में यहाँ तक आना, यहाँ की लैंग्वेजेस सीखे, ग्रंथों को, कंसेप्ट को चेंज करना, ये सारे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से बुद्धिज्म बड़ी तेजी से भारत में और अदर एरियाज में फैला है। एक तरह से थोड़ा मोल्ड हो जाने वाला रिलीजन था, मोल्ड हो जाता था। बुद्ध की पर्सनैलिटी बहुत इन्फ्लुएंशियल रही, बुद्ध की पर्सनैलिटी का असर था, उसने अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को हाई लेवल पर अट्रैक्ट किया। वे ऑफ टीचिंग बहुत यूनिक रहा। बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जब उन्हें ज्ञान मिल गया था, उन्होंने आने के बाद अपने पिता को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को उन्होंने बुद्ध बनाया है। और हर बार शाक्य और कोलिया, इन दो ट्राइब्स के बीच में युद्ध होता था, युद्ध के दौरान वो सीधा बीच में आया और दोनों ट्राइब्स को न्यूट्रल कर दिया। इसके बाद इनका एक भाई हुआ करता था देवदत्त, जो कजन ब्रदर था, उसको इससे बहुत प्रॉब्लम थी, इन्होंने उसको भी धर्म में बदल दिया बुद्धिज्म में। किसी समय में उसने इसकी जान लेने के लिए मस्ताया हुआ हाथी इसकी तरफ दौड़ाया। तो ऐसा कहते हैं, अब ये जातक कथाओं में है, कि बुद्ध की आईज और पर्सनैलिटी और कंपोज्ड एटीट्यूड को देख करके
हाथी जैसे ही उसके नजदीक आया तो चरणों में झुक गया। तो ये सारी बातें हैं, जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंडिट्स का ग्रुप हुआ करता था, लुटेरे डाकू हुआ करते थे, जैसे अंगुलीमाल, इसको भी बुद्ध ने अपनी टीचिंग से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो बुद्ध की एक पर्सनैलिटी थी, चार्म था, एक स्पेल था, जिसके थ्रू बुद्ध ये सब करते थे। वुमेन को इंडक्ट करना माइंड ब्लोइंग स्टेप रहा। उसके बाद बहुत तेजी से बुद्धिज्म फैला। फिर महायान आने के बाद बोधिसत्व नाम का कैरेक्टर, जो पहले बुद्ध के पहले अवतार माने जाते थे, अब ड्यूटी ये है कि कोई भी पर्सन जो एनलाइटनमेंट अचीव कर लेता है, उसका अल्टीमेट एस्पेक्ट अब निर्वाण प्राप्त करना नहीं है। उसका अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि वो ये वर्ल्डली सॉरोज को और वर्ल्डली सफरिंग्स को बियर करे और दूसरों को एनलाइटनमेंट अचीव करने में मदद करे, माने ट्रांसफर ऑफ मेरिट। तो हीनयान ये कहता है, लेसर व्हील ये कहता है कि सिर्फ पर्सनल कंडक्ट से ही निर्वाण मिलेगा, लेकिन महायान ये कहता है कि बोधिसत्व आपको निर्वाण प्राप्त कराने में हेल्प कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ मेरिट करता है वो आप में। ये दोनों में फर्क था। फिर बोधिसत्व के पूरा एक पैराडाइज, पूरा यूनिवर्स ऑफ गॉड आ गया, जिसमें अवलोकितेश्वर आ गया, मंजूश्री आ गई, जिसमें बड़े पैमाने पर मैत्रेयी आ गया, जिसमें ये क्या था, क्षिति गर्भ आ गया।